हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं साइंस के। इतना बता दूं मैं आपको कि हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक का सिलेबस आएगा, जिसमें से मैं पहले पीछे से आगे की तरफ रिवीजन कराता हुआ चलूँगा। और इसमें जो मेन है मैं आपको 8 और 9 चैप्टर को कवर कराऊँगा। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो तबीयत के चलते मैं क्लास नहीं डाल पाया था कल, तो आज सुबह तक आपको ये क्लास मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। सबसे पहला टॉपिक अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपन सबसे पहले लिखेंगे इसमें नंबर 1 चैप्टर 9 का जिसका टाइटल है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो उसमें पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये अक्सर एग्ज़ाम में आता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वॉज गिवन बाय सर आइजक न्यूटन। तो यूनिवर्सल लॉ वॉज गिवन बाय सर आइजक न्यूटन एंड ही स्टेट दैट, फर्स्ट पॉइंट, he stated that the force between two objects first object, second object mass is m1 and second object mass is m2, and the force between these objects is F and distance between these objects is d. So here first object mass is m1, second object mass is m2 and distance between the object is d and the force between these objects is F. So Newton states that the force between these objects is directly proportional to the product of masses m1 m2. तो मीन्स इसका क्या हुआ कि न्यूटन का पहला स्टेटमेंट ये था कि यूनिवर्स की किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो उन ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास क्या है m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास क्या है m2, दोनों का मल्टीप्लाई किया तो m1 m2 प्रोडक्ट हो गया। ये प्रोपोर्शनल है इसके f के, तो f प्रोपोर्शनल m1 m2 फर्स्ट स्टेटमेंट ये था। सेकंड, न्यूटन जी ने बोला था कि फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। इट मीन्स ये हुआ कि इफ फोर्स विल इंक्रीज देन डिस्टेंस विल डिक्रीज एंड if distance will increase then force will also decrease। तो अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा और फोर्स अगर डिक्रीज होगा तो डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो अगर ऐसे कोई भी रिलेशन लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो न्यूटन जी ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी में दो स्टेटमेंट पास किए थे। फर्स्ट स्टेटमेंट वॉज force of attraction between two objects of universe is directly proportional to the product of their masses, while force of gravitation is inversely proportional to the square of distance. If we combine both equation from equation first and second, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन देखें, इन दोनों पॉइंट्स को अपन सेम करके एक साथ लिखें तो क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल m1 m2 upon d square। तो here is the equation F proportional m1 m2 upon d square। m1 is the mass of first object, m2 is the mass of second object and d is the distance between both objects। तो here आपको पता है कि अगर अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो उसकी जगह इक्वल आते हैं, तो यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा फॉर्मूला F इज इक्वल लगाया। जब भी प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं बेटा तो याद रहे वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है और यहाँ कांस्टेंट रहेगा कैपिटल G, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
और m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये आ गया फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहाँ पर आपको बताना होगा बेटा कि G क्या होता है। G का मीन्स होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इस जी का मीन्स होता है, कैपिटल जी सिंबल है ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और आपको इतना तो पता ही होगा कि कोई भी फोर्स हो, फोर्स का जो यूनिट होता है बेटा वो क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, कोई भी टाइप का फोर्स हो बेटा, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ओके, तो आई होप ये यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आपको चीज़ समझनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट, वो क्या है। सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ से ये है, अगर आप यहाँ से जी का फॉर्मूला निकालें, कैपिटल जी का, तो यहाँ से फॉर्मूला आएगा F_d² अपॉन m1 m2। क्या आएगा, F_d² अपॉन m1 m2। तो आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा। आपको पता है F का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है डिस्टेंस पर, तो बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन m1 मास है और m2 भी मास है, तो मास का यूनिट क्या होता है, केजी। तो केजी इंटू केजी क्या बना, केजी स्क्वायर। तो इन दिस वे जी का यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप याद रखें बेटा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला F इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर होता है। हेयर जी का मीन्स क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका वैल्यू 6.67 और 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको बेटा कभी कभार इस वाली वैल्यू को 6.67 को बेटा 6.7 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, 6.7। ओके, दोनों का वैल्यू मीन्स एक ही होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो ये आता है डेरिवेट करने के लिए बेटा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स समझना, मैं जैसे कि बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि किसी भी किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच जो बेटा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F1 है, वो मान लीजिए 8 न्यूटन है। कितना है, 8 न्यूटन। कब, जब बेटा डिस्टेंस D1 जो है वो 4 मीटर है। कितना, 4 मीटर। अब बेटा होता ये है कि आपसे F2 पूछता है, क्या पूछता है, F2 पूछता है, और डिस्टेंस का वैल्यू उसने 2 कर दिया। क्या कर दिया, 2। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये लगाना है कि डिस्टेंस पहले से कितना हो गया, हाफ हो गया। आप कहोगे सर हाफ हो गया, क्या हो गया, हाफ हो गया। तो डिस्टेंस पहले का हाफ हो गया, तो जो फोर्स है आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि F प्रोपोर्शनल 1/d² है। मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस में चेंज होगा उसका स्क्वायर वाला चेंज किस में होगा, फोर्स में होगा, है ना। तो मतलब क्या हुआ कि आप एक तो देखो इस तरह से निकाल सकते हो, इसको आप अपने लैंग्वेज में से याद रख लो कि F इक्वल K अपॉन कुछ भी मान लो, जैसे मैं K मान रहा हूँ कांस्टेंट, तो K अपॉन d²। तो आप यहाँ पहले केस में क्या है, जब F1 रखोगे तो D का वैल्यू 4 रखोगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा कि 8 इज इक्वल्स टू K अपॉन d² का वैल्यू मतलब 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा K इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ये K का वैल्यू आ गया। अब यही वाली वैल्यू आप याद रखना इक्वेशन में फर्स्ट, यही वाली वैल्यू याद रखना F2 के लिए। तो F2 इज इक्वल K अपॉन d²। यहाँ D1 है, 1 वाला डिस्टेंस है। अब यहाँ D2 का स्क्वायर करेंगे, D2 कितना, 2 का स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड वाले फोर्स के लिए। तो यहाँ से आप K का वैल्यू पुट कर दो, तो F2 इज इक्वल K का वैल्यू कितना, 8 इंटू 16, और यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना जाएगा, 4। तो 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 32। कितना आएगा, 32 न्यूटन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा कि जब F1 8 है, कब, जब डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है। अब डिस्टेंस पहले का कितना हुआ, हाफ हो गया, पहले का हाफ हो गया ना, तो फोर्स उसका अब हाफ का मतलब क्या, 1/2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4,
या 1/4, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, तो उसका उल्टा चेंज किस में होगा, फोर्स में होगा। तो 1/4 का रेसिप्रोकल 4 होगा, तो जो फोर्स है ना 8 है, 8 का 4 टाइम कितना होगा 32, देखो 32 ही तो आया। तो अब बेटा याद रखें कि जो भी डिस्टेंस में चेंज होता है फोर्स में, उसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल चेंज होता है। बात ध्यान समझना, ये वाला रिलेशन याद रखना कि जो भी डिस्टेंस में चेंज होता है उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल चेंज किस में होता है, फोर्स में होता है। अब यहाँ डिस्टेंस पहले 4 था, बाद में 2 हो गया, तो मतलब पहले का हाफ हुआ, हाफ का स्क्वायर कितना होगा 1/4, और 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा 4, तो फोर्स पहले का 4 टाइम हो जाएगा, तो 8 का 4 टाइम 32 तो आएगा, तो यहाँ 32 ही तो आया। या फिर आप इस तरह कर सकते हो। ओके, तो ये दो ही टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखना बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला F = Gm1m2/d² होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर अपन स्विच होते हैं। तो देखें अगला टॉपिक यहाँ पर अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो है बेटा सेकेंड टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। बेटा यहाँ पर 2 जी चलेंगे इस चैप्टर में, एक तो स्मॉल जी, एक कैपिटल जी। अभी जो अपन बात कर रहे हैं वो स्मॉल जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल जी के बारे में बात करेंगे। तो स्मॉल जी होता क्या है पहले तो समझ लो बेटा, कि स्मॉल जी का जो नाम है बेटा वो होता है ग्रेविटी एक्सीलरेशन। क्या नाम होता है, ग्रेविटी एक्सीलरेशन स्मॉल जी का वैल्यू नाम होता है, ठीक है। अब जब एक्सीलरेशन नाम आ गया तो बेटा इसका यूनिट जो होता है, यूनिट बेटा मीटर/सेकंड² होता है, ध्यान रखना। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन स्मॉल जी का नाम होता है और यूनिट इसका मीटर/सेकंड² होता है, ठीक है। अभी यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो देखो याद रखना बेटा, ये ऑब्जेक्ट है कोई, ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर बेटा जब वो ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखा रहता है, ये कहाँ रखा हुआ है, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ये क्या है, अर्थ सरफेस है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट बेटा अर्थ सरफेस पर रखा होता है तो उस ऑब्जेक्ट पर 2 चीज़ें अप्लाई होती हैं बेटा। एक तो अप्लाई होता है बेटा उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्या लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जिसको W से डिनोट करते हैं। और एक बेटा इसका और अर्थ के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। 2 फोर्स लगेंगे, एक फोर्स लगेगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा जब अर्थ सरफेस पर रखा होता है तो उस पर 2 फोर्स काम करते हैं, एक तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, दूसरा W वेट काम करता है। W मतलब वेट काम करता है, ठीक है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस रहना है, मतलब संतुलन में रहना है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और जो वेट है उसको इक्वल होना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ से अपन कंडीशन निकालते हैं फॉर बैलेंसिंग मतलब संतुलन के लिए, बैलेंसिंग के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस पर बैलेंस रहना है तो बैलेंसिंग के लिए बेटा W वेट जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F के इक्वल होगा। अब आपको पता है वेट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, मतलब mg के इक्वल होता है, किसके, mg के इक्वल होता है। वेट का फॉर्मूला है बेटा ये mg, ध्यान रखना। तो W की जगह तो आ गया बेटा mg, और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अभी आप पढ़ के आए Gm1m2, इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा Gm1m2/d²। तो यहाँ जो m1 है वो इस ऑब्जेक्ट का मास है, m है, जो m1 का वैल्यू कितना है m, इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है जिसका वैल्यू m है, ठीक है। और यहाँ पर m2 जो है वो अर्थ का मास है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ m2 जो है वो अर्थ का मास है, m2 जो है वो अर्थ का मास है, ध्यान रखें, और m1 इस ऑब्जेक्ट का मास है। तो यहाँ g की जगह g आएगा, m1 की जगह स्मॉल m आएगा, और m2 की जगह अर्थ मास कैपिटल M आएगा, m e लिख देता हूँ, चलो मैं यहाँ m कैपिटल M बेटा अर्थ का मास है, अपॉन d² जब मैं यहाँ रख दूंगा r²। अभी r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि बेटा जब भी कोई ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कि सपोज दैट ये अर्थ है, अब जब ये अर्थ है तो इसका ये सेंटर होगा, तो सेंटर से बेटा यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो बेटा ऑब्जेक्ट यहीं तो रखा हुआ है, अर्थ सरफेस पे तो रखा हुआ है, तो मतलब ये जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल होगी। तो यहाँ बेटा जो डिस्टेंस है वो किसकी इक्वल होगी, रेडियस की इक्वल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पे रखा होता है तो बेटा याद रखना जो डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से बेटा स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल g का फॉर्मूला याद रखना बेटा Gm/r² आता है, क्या आता है, Gm/r² आता है। तो ध्यान रखें स्मॉल g =
कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। हेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, और स्मॉल जी इज ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ से आपको ये कुछ वैल्यूज याद रखनी है कि जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। अभी बता क्या है मैं यहाँ एम जो है मास ऑफ अर्थ है, एम ई लिख देता हूँ मैं, मास ऑफ अर्थ, और एम का मतलब बेटा यहाँ होता है 6 इंटू 10⁻24 केजी। मास ऑफ अर्थ बेटा कांस्टेंट है, याद रखना। उसके बाद यहाँ जो आर है रेडियस ऑफ अर्थ, उसका वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू बेटा कांस्टेंट इनको याद रखना कि जो क्या क्या कहते हैं, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होता है, और कैपिटल जी का वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो ये स्मॉल जी का फॉर्मूला है। इसको बेटा एक और नाम से पूछ लेता है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो जब रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी पूछे तो बेटा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक छापना है। आई बात समझ में? तो दोबारा बता दूं बेटा, इस फॉर्मूले में GM1 M2 वाले में जो M1 है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो M2 वो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, ध्यान रखना। M1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट और जो M2 है वो मास ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो बेटा ऐसा कैलकुलेशन करें आप जी, ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करो। ये सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो बेटा वैल्यू आएगी स्मॉल जी की, देखो ध्यान देना, जी इज इक्वल, जब ये वैल्यू रखोगे 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू एम का वैल्यू 6 इंटू 10⁻24 और अपॉन आप रखोगे क्या कहते हैं आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। तो ये सारी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो बेटा यहाँ से वैल्यू आएगा 9.81, कितना आएगा 9.81। तो याद रहे बेटा जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, जिसको आप अप्रॉक्स में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हो। कितना पढ़ते हो? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना बेटा, कैपिटल जी का वैल्यू तो 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जबकि स्मॉल जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जो आपका रेडियस ऑफ अर्थ है वो कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 होता है, और जो मास ऑफ अर्थ है वो 6 इंटू 10⁻24 केजी होता है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ स्मॉल जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, आर रेडियस है और एम मास ऑफ अर्थ है। ओके, आई होप यहाँ तो समझ में आया होगा।